नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी से कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के 6वें व्याख्यान के साथ अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। परमाणु संरचना के इस व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे पाउली के अपवर्जन नियम एवं उसके अनुप्रयोग तथा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम एवं अनुप्रयोग का। पिछले व्याख्यान में हमने क्वांटम संख्याओं का विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं कैसे निर्धारित की जाती हैं उनको सीखा। आज के इस व्याख्यान में पाउली के अपवर्जन नियम एवं उसके अनुप्रयोग में हम क्वांटम संख्याओं के पिछले ज्ञान के आधार पर ही इस नियम को और अच्छे से समझेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले पाउली का अपवर्जन नियम। आइए इस व्याख्यान में सबसे पहले अध्ययन करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम का। पाउली नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पाउली ने बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यदि किसी कारण से NLM अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान अगर समान हैं भी, तो उनके चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात S के मान में अवश्य भिन्नता होगी। तो पाउली ने क्या बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। उन्होंने इस नियम के द्वारा कोषों, उपकोषों और कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं वितरण की व्यवस्था को भी समझाया। पाउली के अनुसार एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। देखिए कैसे, अगर हम पहली कक्षा के S उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं 1s1 और 1s2, उनके लिए क्रम से क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें तो क्या आएंगे। देखिए 1s1 के लिए पहले हम करते हैं 1s1 के लिए, यानी S उपकोष के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये S उपकोष है पहली कक्षा का। तो ये 1 जो यहां आगे S उपकोष के आगे लिखा हुआ है, प्री में लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, उसके के आधार पर हम लिख देते हैं कि इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1। चूंकि S उपकोष है तो L बराबर 0 होगा। हम पिछले व्याख्यान में क्वांटम संख्याओं में सीख चुके हैं कि क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। और n बराबर 1 है तब भी L बराबर 0, क्योंकि L इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, ये सूत्र से। दूसरी बात, सीधा फॉर्मूला हमारा दिख रहा है कि SPDF के आधार पर हम L के मान लिख सकते हैं कि S के लिए L का मान सदैव 0 होता है। अब देखते हैं m बराबर, जब L बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 होगा। चूंकि एक ही उपकोष है S और उस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, जैसे P उपकोष में 3 P कक्षक होते हैं तो m चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 मान, S उपकोष में केवल एक कक्षक है इसलिए केवल m का एक मान, जिसकी वैल्यू आई 0, जिसका परिमाण है 0। तो S बराबर पहला इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम आयताकार बॉक्स के अकॉर्डिंग भरें, आयताकार बॉक्स में भरकर दिखाएं, तो ये अप डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान तो 0 है, लेकिन तो चक्कर क्वांटम संख्या का मान हम +½ लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम 1s2 के लिए करें, किसके लिए करें, 1s2 के लिए करें, देखिएगा तो इसके लिए भी n बराबर 1 आएगा। 1 यहां भी 1 था, यहां भी 1। अब l बराबर अगर हम s के लिए करते हैं 0 तो m बराबर भी 0 आएगा। बट s बराबर हम यहां पर बॉक्स बना करके इलेक्ट्रॉन का भराव देख लेते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन तो ये था 1s2 का, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1s2 हम कौन सा मानेंगे, ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन 1s2 है और जो छूट गया है गोले से बाहर वो 1s1 है जो यहां दिखाया था। तो 1s2 के लिए जब हम s बराबर लिखेंगे तो -½ लिखेंगे। देखिए आप, ये जो रेड कलर से तीनों वैल्यू लिखी हुई है NLM की, वो इन दोनों के लिए 1s1 और 1s2 के लिए सेम हैं, ये वाली, किंतु S के मान में अवश्य भिन्नता आ गई। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यहां प्रूव हुआ, सिद्ध होता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी
एक परमाणु था, जैसे मान लो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1s 1 1 1s2, यानी 1s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, l बराबर 0 और m बराबर 0 आया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही तीनों क्वांटम संख्याओं के मान आए 1 0 0। बट s के मान में भिन्नता आती है। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, हम एक बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। यदि n l m के मान समान होंगे तो s के मान में अवश्य भिन्नता होगी। इस पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर हम 1s1 to 1s2 के अतिरिक्त अन्य उपकोषों के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं ज्ञात करके यह देख सकते हैं कि उनके n l m और s के मान डिफरेंट आते हैं। यदि कोई 3 मान समान आएंगे भी तो चौथे मान में अवश्य भिन्नता आएगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2p1 और 2p2 के लिए, यानी 2p उपकोष हमने लिया है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहां 2p उपकोष के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। 2p1 के लिए n बराबर आएगा 2, क्योंकि यहां आगे 2 लगा हुआ है तो दूसरी कक्षा है। l बराबर p उपकोष है तो 1, m के 3 संभावित मान होंगे। क्यों? क्योंकि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, इस प्रकार। तो p उपकोष में 3 कक्षक हैं, एक px है, ये py है, pz है। अब हमको ये देखना है कि p1 2p का पहला इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा, px में होगा कि py में होगा या pz में होगा। हुंड के नियम के अनुसार, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि सबसे पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े बनाए भरे जाते हैं, युग्मित होकर के नहीं, अयुग्मित होकर भरे जाते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। इसका मतलब m की वैल्यू 2p1 के लिए कितनी होगी, -1। तो हम m बराबर यहां ध्यान रखेंगे, गोले में जो लिखा हुआ है -1 है। अब देखिए, अब डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर, दक्षिणावर्त है तो s बराबर +12। ये हमारी वैल्यू आई 1 2 3 और ये चौथी। अब 2p2 में देखते हैं। 2p2 के लिए n बराबर 2, l बराबर 1, ये दोनों मान समान हैं दोनों के लिए, लेकिन नीचे के मानों में निश्चित रूप से भिन्नता आएगी, डिफरेंट मिलेगा देखने को। कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आपने वहां देखा था 2p, ये 1 वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन 2p2 है। यहां यही ध्यान रखना है कि हुंड का नियम यह कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते थे, ये कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन अपने में रख सकता था, किंतु जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है अयुग्मित होते हुए और समदिश चक्र के साथ, तब तक हम किसी कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉनों का बढ़ाव नहीं करते हैं। अतः यहां हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी बीच वाले के लिए, यानी ये p/, में है, किसमें है, p/, में है। अतः हमारी m की वैल्यू आएगी 0। कितनी आएगी, m की वैल्यू बराबर 0 आएगी, और s बराबर यहां भी +12 आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे 3 मान फिर सेम हैं। n का मान सेम ये रहा, l का मान भी सेम, ये देखिए दोनों मान सेम, और s का मान भी सेम है। अब यहां पर m के मान में डिफरेंस आ गया 0, और यहां पर m बराबर -1। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। अब पाउली के अपवर्जन नियम की सहायता से हम ये जाने कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इस नियम की सहायता से हम यह भी जानेंगे कि किसी उपकोष और कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए इस टेबल के आधार पर, देखिए कोष अगर हम K ले लें, कौन सा कोष ले लें, K कोष, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोष में इलेक्ट्रॉन पहले तो हम जानते हैं बोर्ड के अनुसार 2 होंगे, क्योंकि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इसके लिए n का मान 1, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार वितरण को देखते हुए कैसे 2 होंगे, देखिए इसके लिए l के मान कितने होंगे, 1 होगा l का मान, मतलब 1 मान नहीं होगा, वैल्यू तो उसकी 0 होगी, लेकिन संख्या मान की 1 होगी, अर्थात l के संभावित मान कौन सा होगा, 0 होगा।
क्या होगा, L बराबर 0 होगा, क्योंकि पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है जिसका नाम क्या होता है, S उपकोष। कौन सा होता है, उपकोष S। तो हमने यहां पर लिख लिया S उपकोष, और उसके लिए L बराबर कितना आया, 0। ध्यान से देखिए तो M बराबर भी 0 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। कैसे, 1 और 1, 2। तो उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, S उपकोष में, जिसके लिए L का मान 0 है, इलेक्ट्रॉन हुए कितने, 2। एक ही कक्षक है तो कितनी संख्या आई, 2। तो K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 2। अब देखते हैं L कोष में। L कोष के लिए n बराबर 2, तो उपकोष कितने होंगे, 2 ही उपकोष होंगे। एक उपकोष होगा S और एक उपकोष होगा P। कौन कौन से होंगे, S भी होगा और P भी होगा। तो S के लिए L की वैल्यू होगी 0, तो L बराबर कितना होगा, 0। और इसके लिए P के लिए L बराबर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। क्यों, हमने पढ़ा कि L के 2 मान हो सकते हैं, N के मान जब 2 हो तो n बराबर 2 तो L बराबर 0,1। क्यों, अगर S उपकोष है तो L इक्वल टू 0, P उपकोष है तो L इक्वल टू 1। यहां से हम देखते हैं कि कक्षकों के मान क्या होंगे। M बराबर, ये तो 0 होगा, और इस M बराबर 0 में S उपकोष है तो S ही कक्षक होगा ये, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब यहां पर देखिए आप, P उपकोष है तो M के मान होंगे 3। क्यों होंगे M के 3 मान, क्योंकि P उपकोष में 3 कक्षक, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं P कक्षक में। यहां पर 3 कक्षक हो गए, तो M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू बराबर होगी, यहां से देखें हम, -1, 0, +1। M के 3 मान होंगे, -1, 0 और +1। इसका मतलब अब आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। पहले तो हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन देखते हैं। किसमें देखेंगे, कि उपकोष में। P उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो इस P उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ध्यान से देखिए, ये P उपकोष में। S उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। इन दोनों को मिलाकर इस L कोष में कितने हो गए, 8। यही हमने पढ़ा था। इस प्रकार हम पाउली के नियम, अपवर्जन नियम की सहायता से कोषों में और उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो S उपकोष में 2, P में टोटल 6, और किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, और L में 8। अगर हम M में ज्ञात करें तो M में भी कर सकते हैं, क्योंकि M के लिए स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 होता है। वहां पर S होगा, उसके लिए L बराबर तो 0 ही होगा। P होगा तो L बराबर, P उपकोष के लिए हमने P ऑब्लिक L लिख रहा हूं, उसका मतलब ये है P उपकोष है हमारा। L इक्वल टू कितना होगा, 1, और जब D उपकोष होगा तो L इक्वल टू हमारा होगा 2। यहां हम M के मान लिख सकते हैं। इसके लिए M बराबर 0, तो बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दोनों के लिए M का मान 0। P उपकोष के लिए M के 3 मान होंगे, क्योंकि कक्षक 3 होते हैं। ये रहे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो इनकी वैल्यू आपने यहां लिखी, उसी तरह से यहां लिखेंगे, -1, 0 और +1। ये M के मान है। किसके मान है, M बराबर है। तो यहां से S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, P में कितने, 6। D में देखते हैं, D में M के मान निकालने के लिए D उपकोष के कक्षकों को बनाएंगे। D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। इस प्रकार इस D उपकोष के लिए क्वांटम संख्या जो M है चुंबकीय, उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2, -1, 0, +1, +2। ये उसी कक्षक के ऊपर हम M की वैल्यू लिख रहे हैं जिस कक्षक के लिए है। ये dxy, dy, dz2, dzx, dx2 - y2। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है, 10। इन सबको जोड़िए आप तो 18। इसी प्रकार हम N कोष के लिए भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार हम यह जाने कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी एक समान नहीं हो सकते। यदि कभी N, L, M या कोई सी 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हों
तो चौथी क्वांटम संख्या के मान में अवश्य भिन्नता होगी। तथा पाउली के अपवर्जन नियम की सहायता से हम जाने कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और तीसरी बात हम जाने कि कोषों और उपकोषों में हम पाउली के अपवर्जन नियम की सहायता से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बात यह, अब हम अध्ययन करेंगे हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का। वैज्ञानिक हुंड ने 1925 में तत्वों के, परमाणुओं के, उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्र समदिश होते हैं। अर्थात हुंड के अनुसार, हुंड ने बताया कि जब किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाते हैं और तब तक इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार भरे जाते हैं जब तक समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। जब सभी कक्षकों में अयुग्मित स्थिति में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तब युग्मित करते हुए इलेक्ट्रॉनों का भराव किया जाता है। देखिए कैसे, मान लो S उपकोष अगर हम लेते हैं और S उपकोष के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, अर्थात केवल जब S उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसे हम कहेंगे S1, ये 1s1 हो सकता है, 2s1 हो सकता है, 3s1 हो सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार होगा। अगर हम आयताकार बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को भरे, अर्थात आयताकार बॉक्स को कक्षक मानते हुए इलेक्ट्रॉन को भरे, तो S उपकोष में केवल एक कक्षक होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन S उपकोष में हो तो इलेक्ट्रॉनों का भराव, पहला इलेक्ट्रॉन और अब जोड़े बन जाएंगे, जोड़ा बन गया। इसी प्रकार P उपकोष में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि जब P उपकोष है तो P उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन में हम पहले कक्षक में भरेंगे, क्योंकि P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं क्रम से Px, जैसा कि पिछले टॉपिक्स में भी चर्चा कर चुके हैं कि Px, Py, Pz होते हैं। तो Px, Py, Pz P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। उनमें से जब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन P उपकोष में है तो सबसे पहले Px में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन खाली है जगह, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरा जा सकता है, किंतु नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार पहले उपलब्ध रिक्त ऑर्बिटलों में अयुग्मित स्थिति में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब सभी, अर्थात इसमें और इसमें दोनों में, जब रिक्त ऑर्बिटलों में जब दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक हो जाएंगे तब जोड़े बनाना आरंभ से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से। तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब युग्मन आरंभ हो जाएगा, यानी अब युग्मन आरंभ हो जाएगा। यहां से जोड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा भरेंगे उसी क्रम से, और चौथा इलेक्ट्रॉन ये आया, यहां हमारे जोड़े बन गए और ये हमारा कक्षक पूरा हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन के होने पर पहला, दूसरा, तीसरा, उसी प्रकार चौथा और ये 5वां। और जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इस प्रकार जैसे हमने एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाते हैं। यह बात हुंड ने बताई। हुंड ने जो बातें बताई, हुंड के नियम के अनुसार 2 बातें और निकल कर आती हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले प्रयास करते हैं कि हम अयुग्मित होकर के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब आवश्यक हो जाता है कि युग्मन होना है तभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथक कक्षक में जाने पर इलेक्ट्रॉन पर अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। यदि इलेक्ट्रॉन यहीं पहला 1 था और इस स्थिति में 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन यदि यहीं पर भर दिया जाता
तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता। क्यों करता? क्योंकि दोनों में समान प्रकार का आवेश है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः अलग कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये बल कार्य नहीं करता। अतः इलेक्ट्रॉन अलग कक्षक में जाना अधिक पसंद करता है बजाय युग्मित होने के। दूसरा कारण, सभी इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में चक्कर, यानी इसका एग्जांपल ले लें आप 3 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन का, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों चक्कर समान है। ऐसी स्थिति में जब एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉनों के चक्कर होते हैं तो उनके ऊर्जा के मान में कमी आती है, जिससे अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। अर्थात जब समान चक्कर के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी रहती है और उनका स्थायित्व अधिक रहता है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं तो ये एक अर्धपूरित प्रकार की व्यवस्था है जिनके चक्कर समान है, तो इसे स्थायी व्यवस्था मानते हैं अपेक्षाकृत इनकी। इस प्रकार हमने सीखा कि हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार हम उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव कैसे करते हैं और क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना अधिक पसंद करते हैं। इनके एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे अगर हम 3D9 ये हमने एक एग्जांपल ले लिया में इलेक्ट्रॉनों का भराव करें तो किस प्रकार से होगा। देखिए डी में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। तो पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 आयताकार बॉक्स बना करके और हम D9 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो D9 है तो आप यहां पर ध्यान रखिए कि सभी कक्षकों में, यानी इस पूरे नियम की सहायता से अगर कोई कहे कि 3D9 उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव कीजिए तो आप कैसे करेंगे? वह प्रश्न का आंसर कर रहे हैं कि 3D9 के लिए एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। इस प्रकार हम 3D9 में इलेक्ट्रॉनों का भराव कर सकते हैं, यानी 3D उपकोष के 9 इलेक्ट्रॉनों का भराव कक्षकों में हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। हुंड के नियम की सहायता से हम कौन कौन से और प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अर्थात हुंड के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं, आइए अध्ययन करते हैं। हुंड के नियम की सहायता से हम उपकोष और उनके कक्षकों के स्थायित्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वे अर्धपूरित कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं और अर्धपूरित कक्षक अपूर्ण कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। कैसे? जैसे हम देखें 2p3, 2p6 पूर्ण पूरित है तो कौन सा होगा? 2p6। 2p6 कक्षक 2p3 से अधिक स्थायी है और 2p3 कक्षक 2p2 या 2p1 से अधिक स्थायी है। तो इसका भराव भी देख लेते हैं। 2p6 के लिए कैसे भराव किया जाता है, ये इसके लिए देखेंगे तो 3 कक्षक बनाएंगे ये, और इसके लिए देखेंगे तो भी 3 कक्षक बनाएंगे। इस प्रकार भराव कैसे किया जाएगा देखते हैं। अगर 2p6 है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, ये 6वां। इसमें सभी कक्षक युग्मित होकर जोड़े बनाकर और सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, अतः यह स्थायी व्यवस्था है। ये कक्षक अधिक स्थायी है। अब देखते हैं 2p3। 2p3 में इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया कि पहले अयुग्मित होकर के सभी रिक्त ऑर्बिटलों में कक्षकों का भराव होता है, फिर जब सभी कक्षक पूर्ण में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उनका युग्मन आरंभ होता है। तो अभी युग्मन की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तीन कक्षकों में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये अर्धपूरित व्यवस्था कहलाती है क्योंकि हाफ फिल्ड है ये। तो ये व्यवस्था पूर्ण पूरित कक्षक की अपेक्षा थोड़ी कम स्थायी होती है, किंतु इसकी अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इसको भरेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस यहाँ पर हमने क्या जाना कि ये व्यवस्था थोड़ी सी अधिक स्थायी और ये बहुत स्थायी होती है। तो हम उपकोषों के स्थायित्व को व्यक्त कर सकते हैं हुंड के नियम की सहायता से, उनके इलेक्ट्रॉनों के भराव के द्वारा। अब आती है बात कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसी उपकोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यह बात हम हुंड के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इनके लिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से मिलते हैं। तो पहले में एग्जाम्पल हम पहला ले लेते हैं। चलिए 4f3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4f3 उपकोष में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे हम 4f3 में। देखिए इसके लिए क्या है कि हुंड के नियम के अनुसार 4f3 कक्षक में या 4f3 उपकोष में हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव करेंगे। तो f में 7 कक्षक होते हैं, आपने पढ़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 4f3 है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 4 खाली रहेंगे। यहां 3 के तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 3। यानी हुंड के नियम के अनुसार अगर हम इलेक्ट्रॉनों का भराव करें तो हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को गिन सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी आते हैं। आप इनको अच्छे से आंसर दीजिएगा। अगर परीक्षा में आता है तो 3d7 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मान लो पूछे गए तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए भी 3d7 के बॉक्स बना दीजिए आप। d है तो अब की बार f नहीं है, d है तो 5 कक्षक होंगे। कितने होंगे? 5। पांचों कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉनों का भराव करिए क्रम से। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7 हमने भर लिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित कितने हैं उनको गोले बनाकर गिन लीजिए। 1 अयुग्मित, 2 अयुग्मित, 3 अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 3। कितने आए? 3। तो इस प्रकार हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की। तो परमाणु संरचना के आज के इस व्याख्यान में हमने हुंड के नियम और पाउली के अपवर्जन नियम का अध्ययन किया। आशा है आपके ये दोनों सिद्धांत, हुंड का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। समुचित उदाहरणों के द्वारा आपको विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भराव को समझाया गया। उसी के आधार पर कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात करें। ये आपको 3p4, 4d6 और 2p3 इन्हें आप कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको कराए गए हैं, आप करिए। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए पाउली के अपवर्जन नियम के चार्ट में बताया गया है। L व m के संभावित मान लिखिए। क्वांटम संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम के आधार पर भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों को हल करें और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इस अध्याय का अध्ययन करें। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को बार बार देखिए। आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हल कर सकेंगे, उत्तर दे सकेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।